हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त रेहान हाजिर सामने फिर एक नई यूट्यूब वीडियो के साथ। और आज हम जानने वाले हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस का ट्रीटमेंट क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं एलर्जिक राइनाइटिस होने पर और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो कुछ बेसिक से इसके ट्रीटमेंट होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं, तो हम वो पढ़ते हैं और जानते हैं। Management of allergic rhinitis. Treatment of allergic rhinitis consists of three major categories of treatment. एलर्जिक राइनाइटिस का ट्रीटमेंट हम तीन अलग अलग कैटेगरीज में कर सकते हैं। क्या होती है वो तीन अलग अलग कैटेगरीज? इन्वायरमेंट कंट्रोल मेजर्स एंड एलर्जन अवॉइडेंस। इन्वायरमेंट को कंट्रोल करके हम एलर्जेंस या एलर्जी को अवॉइड कर सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी का यूज़ करके हम एलर्जी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट या मेडिसिन के द्वारा हम एलर्जिक राइनाइटिस का ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, तीनों स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और कौन सा बेटर है। एनवायरमेंट कंट्रोल मेजर्स एंड एलर्जन अवॉइडेंस thus involve both avoidance of non-allergen substance to which the patient has IG immediate hypersensitivity and avoidance of non-specific or irritant triggers। इनमें दोनों शामिल हैं। नॉन एलर्जीज जैसे ऐसे सब्सटेंस जिनमें पेशेंट को IG इमीडिएट हाइपरसेंसिटिविटी होती है से बचना, और नॉन स्पेसिफिक या इरिटेंट सब्सटेंस कारकों से बचना। सीजनल एलर्जीन्स are difficult to avoid outdoor but can be controlled by closing windows and running air conditioner। मौसमी एलर्जी से बाहर बचना मुश्किल हो सकता है, यानी जो बदलते मौसम है उनसे बाहर बचना मुश्किल हो सकता है, लेकिन खिड़कियां बंद करके और एयर कंडीशनर चलाकर इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। Excessive exposure to allergens such as outdoor mold can be prevented by avoiding लाउन मूविंग एंड अदर एक्टिविटीज़ लाइकली टू स्टीर दिस अप। बाहरी फफूंद या मोल्स जैसे एलर्जेंस के ज़्यादा कॉन्टेक्ट में लाउन की घास काटने और इन एलर्जेंस को बढ़ाने वाली एक्टिविटीज़ से बचकर बचा जा सकता है। यानी आपको इनसे बचने के लिए क्या करना है कि जो भी आप बाहर की लाउन की घास काटते हो या कोई घर की सफाई करते हो जहाँ पे फफूंद या पानी में फफूंद होती है, उनसे आपको बचने उनसे आप बचोगे तो आपको एलर्जिक राइनाइटिस से बचने में आपको आसानी होगी। मेंटेनिंग एन एलर्जेन फ्री एनवायरनमेंट ऑल्सो इंक्लूड कवरिंग पिलोज एंड मैट्रेस with plastic covers, substitute synthetic material such as from mattress or acrylics from animal products such as wool and hair, horsehair, and removing dust collection. Household fixtures like carpets, drapes, and bedspreads, air purifier and dust filters में help। एलर्जेन फ्री इन्वायरमेंट बनाए रखने में तकियों और गद्दों को प्लास्टिक कवर से ढकना या एनिमल प्रोडक्ट जैसे ऊन या घोड़े के बाल की जगह पर सिंथेटिक मटेरियल जैसे फोम और गद्दे या एक्रेलिन का यूज़ करना, और धूल जमा करने वाले घरेलू सामान जैसे कालीन, पर्दे, चादरें को हटाना जाना चाहिए। एयर प्यूरीफायर और डस्ट फिल्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड आता है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी इन्वॉल्व गिवन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डोसेज ऑफ द सब्सटेंस फॉर एलर्जेन टू विच द पर्सन इज एलर्जिक। इम्यूनोथेरेपी में पर्सन को उस पदार्थ या उस एलर्जी की धीरे धीरे बढ़ती हुई डोसेज दी जाती हैं जिससे उसे एलर्जी है। यानी जिस पर्सन को जिस चीज़ जो एलर्जी है उसका उसे एलर्जन दिया जाता है इंजेक्शन के रूप में। ठीक है, ये होता है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी इज initiated with weekly injections to small amount of antigen allergen। The amount of antigen and the length of time between injection are slowly increased। इम्यूनोथेरेपी की शुरुआत एंटीजन या एलर्जन की थोड़ी मात्रा के वीकली इंजेक्शन से होती है। एंटीजन की मात्रा और इंजेक्शन की लेंथ धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। यानी इम्यूनोथेरेपी की शुरुआत एंटीजन और एलर्जन की थोड़ी मात्रा, यानी स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, कम अमाउंट लेते हैं और उसे वीकली लगाते हैं। उसके बाद हम उसकी जो अमाउंट है और उसका लगाने का जो वीकली तरीका है वो भी धीरे धीरे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल साइड इफेक्ट ऑफ इम्यूनोथेरेपी इज लोकल रिएक्शंस एट द इंजेक्शन साइट बट द रिस्क ऑफ एनाफाइलेसिस वारंट्स कॉशन। इम्यूनोथेरेपी का प्रिंसिपल साइड इफेक्ट इंजेक्शन वाली जगह पर लोकल रिएक्शन है, लेकिन एनाफाइलेक्सिस का जोखिम सावधानी बरतने का सिग्नल देता है। इम्यूनोथेरेपी इज नॉट क्योर फ्रॉम एलर्जन राइनाइटिस। अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ ऑल पेशेंट्स ऑब्टेन लॉन्ग लास्टिंग सिम्टम्स ऑफ रिलीफ फ्रॉम इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी एलर्जी राइनाइटिस का ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन लगभग 85% मरीजों
को इम्यूनोथेरेपी से सिम्टम्स से लंबे समय तक आराम पाते हैं। जो इम्यूनोथेरेपी है वो 85 पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी के सिम्टम से लंबे समय तक आराम मिलता है। और जो इम्यूनोथेरेपी वो इस इम्यूनोथेरेपी का जो एलर्जी का ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी इससे आराम मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 3 to 5 सीजन ऑफ एडुकेट सिम्टम्स रिलीफ इट मे बी पॉसिबल टू डिसकंटिन्यू इम्यूनोथेरेपी। 60% of all patients continue to derive symptomatic benefits with reduced need for medications after immunotherapy is discontinued। 3 से 5 सीजन तक सिम्टम्स से फ़ायदा मिलने के बाद इम्यूनोथेरेपी बंद करना पॉसिबल हो सकता है। इम्यूनोथेरेपी बंद करने के बाद भी 60% पेशेंट सिम्टम से फ़ायदा मिलता रहता है और मेडिसिन की ज़रूरत कम हो जाती है। थर्ड आता है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। Avoidance of allergens or minimization of contact with it is the best treatment, but some relief may be found with the following medications। एलर्जन से बचना या उसके संपर्क को कम करना सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, लेकिन कुछ दवाओं से थोड़ी राहत मिल सकती है। फर्स्ट कुछ दवाएं हैं एंटीहिस्टामिन्स, जो कि फर्स्ट है। एलर्जी मेडिकेशन सच एज एंटीहिस्टामिन्स आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली यूज टू द एलर्जिक राइनाइटिस एंड पोस्ट नेजल ड्रिप। एलर्जी की दवाएं जैसे एंटीहिस्टामिन्स का भी यूज़ किया जाता है एलर्जिक राइनाइटिस और नाक से पानी बहने के लिए। Histamines are naturally occurring chemical released in response to an exposure to an allergen, which are responsible for the congestion, sneezing and runny nose typical of an allergic reactions। हिस्टामिन्स नेचुरली रूप से पाए जाने वाले केमिकल है जो किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आने पर रिलीज्ड होते हैं, और ये एलर्जिक प्रतिक्रिया के टिपिकल सिम्टम जैसे नाक बंद होना, छींकाना और नाक बहने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंटीहिस्टामिन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, फर्स्ट जनरेशन और सेडिंग एंटीहिस्टामिन्स। फर्स्ट जनरेशन को क्या बोल रहे हैं हम? सेडिंग एंटीहिस्टामिन्स, जो कि क्या है? डाइफेनहाइड्रामाइन और क्लोरफेनारामाइन, क्लेमास्टाइन। सेकेंड जनरेशन या नॉन सेडिंग एंटीहिस्टामाइन को बोल रहे हैं हम लोराटेडिन और सेट्रिजिन। देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो फर्स्ट जनरेशन और सेडेटिंग एंटीहिस्टामाइन से ये वो टेबलेट हैं जिनसे हमें नींद भी आती है, जिनसे हमें आराम भी मिलता है और जिनसे हमें नींद भी आती है। और सेकेंड जनरेशन और नॉन सेडेटिंग एंटीहिस्टामाइंस ये वो टेबलेट्स हैं या वो ड्रग हैं जिनसे हमें नींद नहीं आती है और आराम भी मिलता है। तो ये कुछ 2 टाइप हो गए या 2 ग्रुप हो गए टेबलेट्स के। आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। नेजल स्टेरॉइड्स स्प्रे आर हाईली इफेक्शियस इन treating allergic rhinitis. Steroids are known to be potent anti-inflammatory and anti-allergic agent, and they are known to relieve most of the associated symptoms of runny and itchy nose and nasal congestion, sneezing, post nasal drip। नेजल स्टेरॉइड स्प्रे एलर्जी के ट्रीटमेंट में ज़्यादा इफेक्टिव है। एलर्जिक राइनाइटिस स्टेरॉइड को पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी एलर्जी एजेंट के रूप में जाना जाता है, और वह बाहरी और खुजली वाली नाक की भीड़, छींकने और नाक से टपकने से ज़्यादा तक रिलेटेड सिम्टम से राहत देने के लिए जाने जाते हैं। एग्जाम्पल फॉर द नेजल स्टेरॉइड्स इंक्लूड बेक्लोमेथासोन, फ्लूनिसोलाइड, बेडसोनाइड, फ्लूटिकोसोन, प्रोपियोनेट, मोमेंटोसोन, फ्लोरोट एंड फ्लूटिकोसोन। ये कुछ एग्जाम्पल है। नेजल डिकॉन्स्टेंट आर अप्लाइड डायरेक्टली इनटू द नेजल पैसेज विथ ए स्प्रे जेल ड्रॉप एंड ड्रॉप। डिकॉन्गेस्टेंट स्प्रे क्विकली reduce swelling of nasal tissue by shrinking the blood vessels। नेजल डिकॉन्गेस्टेंट सीधे नेजल पैसेज में लगाए जाते हैं, जैसे स्प्रे, जेल, बूंदे या वाष्प या गैसेस। डिकॉन्स्टेंट स्प्रे ब्लड वेसल्स को सिकोड़ कर नाक के टिश्यू सूजन को तेजी से कम करते हैं। नेजल स्प्रे डिकॉन्स्टेंट शुड नॉट बी यूज फॉर मोर देन 3 days। एग्जाम्पल फॉर डिकॉन्स्टेंट स्प्रे इंक्लूड ऑक्सीमेटाजोलाइन, जोएलोमेटाजोलाइन एंड फिनाइलफ्राइन। ठीक है।
नेज़ल स्प्रे डिकॉन्स्टेंट का यूज़ 3 दिनों से ज़्यादा नहीं किया जाना चाहिए। डिकॉन्स्टेंट स्प्रे के एग्जाम्पल है ऑक्सीमेटाजोलिन, ज़ाइलोमेटाजोलिन और फिनाइलफ्राइन। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप सो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी हो। ऐसी और नई जानकारी या नई डिसीज़ के बारे में जानने के लिए बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।